वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आगे की पढ़ाई नहीं करके पीछे जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिवीजन क्लास सीटेट। आज रिवीजन का ये पहला क्लास है। तो रिवीजन में सबसे पहले जो हम पढ़ाए थे वो था मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी इसको मतलब मोटा मोटी पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना। जो हम लिखें इसको माइंड में रख लेना है, यही काम आ जाएगा। तो मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक, और ये मधुमक्खी पालन करने का भी ये उपयुक्त समय माना जाता है। अब आप लोग बताइए, अंडे कौन देती है? रानी मक्खी। शहद बनाने का काम कौन करती है? श्रमिक मक्खी या काम करने वाली मक्खी। फूल से रस चूसना, फूल से रस को लाना, श्रमिक मक्खी। बच्चे को पालना, श्रमिक मक्खी। नाच करना, श्रमिक मक्खी। इसका डिटेल्स तो पहले लिखाई दी है, लेकिन ये बात अगर याद रहेगा तो डिटेल्स में ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डंक। शहदमक्खी जब काटती है तो उसमें जो विष लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। करंज के फूल, झारखंड के खूंटी जिला में। लीची के फूल, मुजफ्फरपुर में। और लीची के फूल दोनों ही फरवरी माह में फूलते हैं और इससे मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसका बाद दूसरा क्लास में था रानी चींटी। रानी चींटी का काम अंडा देना। सिपाही चींटी, बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली खाना का प्रबंध करना, भोजन इकट्ठा करके बिल तक पहुंचाना। इसके भी डंक में फॉर्मिक एसिड ही रहता है। तो मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में दोनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब आप लोग बताइए, बच्चे पालना किसका काम? श्रमिक मक्खी। एक अजीब तरह का नाच करना किस मक्खी का काम? श्रमिक मक्खी। अंडा देने का काम रानी मक्खी। शहद बनाने का काम श्रमिक मक्खी। इस तरह से ये मधुमक्खी और चींटी के बारे में ये लगभग हमको लगता है कि आप लोगों के माइंड में ये बात आ गया होगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद है पक्षियाँ, घोंसला। पक्षियाँ घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए। इसका एकमात्र उद्देश्य है घोंसला बनाने का अंडा देना। कौवा, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौवा जो घोंसला बनाती है वो पेड़ के ऊंचे टहनियों पर घोंसला बनाती है। और उसके घोंसला में, पक्षियों के घोंसला में क्या क्या होता है उसके बारे में जानिए। लोहे के तार और लकड़ी की डाली। किसके घोंसला में? कौवा के घोंसला में। कौवा के घोंसला में क्या? लोहे के तार और लकड़ी की डाली। फाख्ता, जिसको पड़ोकी कहते हैं। पड़ोकी घोंसला कहाँ बनाते हैं? कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के डाल पर। कैक्टस, नागफनी जिसको कहते हैं, सिजू कांटा कहते हैं वो। गौरैया कहीं भी बना लेती है, अलमारी के पीछे, छत पर, आईना, अलमारी में, छत पर और आईना के पीछे, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पर किसी बाहरी आक्रमण नहीं होगा, कोई बाहरी आक्रमण नहीं होगा, तो वहाँ पर वो अंडे दे देती है। उसके बाद है कबूतर। कबूतर ज़्यादातर खंडहर में या वेंटिलेटर जहाँ पर रहता है घर में, तो वहाँ अगर उसको जगह मिलेगा तो वहाँ पर वो अंडे दे देती है। ये तीनों जो पक्षी है, फाख्ता, गौरैया और कबूतर, ये तीनों जोड़े में रहते हैं, अकेले कभी नहीं रहेंगे। एक नर और एक मादा दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद पेड़ के तनी में गहरी छेद। आप लोग देखे होंगे पेड़ में, जिसको कि कट खुदवा कहते हैं, वो खोद के नीचे गहरा कर लेती है और फिर उसी में अंडा देती है। उस पक्षी का नाम क्या है? बसंत गौरी। पेड़ को खोद कर अंडा देने का काम बसंत गौरी करती है। सीकर, पत्तों को सीकर घोंसला बनाने का काम दर्जिन चिड़िया। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, पत्तों को सीकर घोंसला बनाने का काम दर्जिन चिड़िया। लटकता घोंसला, बहुत देखे होंगे आप लोग, बहुत जगह की घोंसला जो है लटक रहा है, तो उसमें लटकता घोंसला जो होता है वो, उसमें शक्कर खोरा जो घोंसला बनाती है वो लटकता घोंसला होता है। और उसमें क्या रहता है? छाल, बाल
कपड़े के चिथड़े, सूखे पत्तियाँ, टहनियाँ, मकड़ी के जाल, ये सभी उनके घोंसला में पाए जाते हैं। तो शक्करखोरा के घोंसले में क्या पाए जाते हैं? छाल, बाल, मकड़ी के जाले, रुई, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला, कौन? इंडियन रोबिन, जिसको कलचिड़ी भी कहा जाता है। तो हमको लगता है कि जितने भी पीछे पढ़े थे 2-3 क्लास में, उसका निचोड़ यहाँ पर हम आज रिवीजन के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद पक्षियों की जो आँखें होती है वो सामने नहीं होकर वो कहाँ किधर होती है? साइड में होती है। और वो किसी भी वस्तु को देखती है तो पूरा एकदम घूम के देखती है। इधर का देखना होता है इधर घूमती है, इधर का इधर। क्यों? क्योंकि उसकी आँख की जो पुतलियाँ होती है वो नहीं घूमती है, इसलिए उसको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। एक ही समय में अलग अलग आँखों से अलग अलग चीज़ों को देखती है। मतलब एक आँख इधर एक आँख इधर, दोनों से अलग अलग चीज़ को वो देख रहे। जब इस तरह से देखती है, एक ही समय में अलग अलग आँखों से देखती है, तो उसका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाती है। और जब सामने कोई चीज़ रहता है उसको जब देखती है तो वहाँ पर दूरी का एहसास होता है। उसको पता चल जाता है कि सामने वाला चीज़ हमसे कितना दूर है, मतलब पक्षियों से कितना दूरी पर है। तो ये दूरी का भी एहसास दिलाता है। कौन? जब सामने देखती है तो। उसके बाद उल्लू अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक ले जाती है। कारण वही कि उसका पुतली नहीं घूमती है। और मैना जो होता है वो झटके देकर देखती है, झटका दे देकर देखती है। कौन? मैना। और रात में जागने वाले पक्षी को सिर्फ काला और सफ़ेद चीज़ ही दिखता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी में अगर हीरो और हीरोइन लाल रंग का कपड़ा पहना है तो उसको काला दिखाएगा, अगर वाइट रंग का कपड़ा पहना है तो वो सादा दिखाएगा। ठीक उसी तरह से उल्लू को उसी तरह से सब चीज़ दिखता है, काला और सफ़ेद। उल्लू के अलावा और एक जानवर है, उसका नाम है चमगादड़। उल्लू और चमगादड़ दोनों जो है वो उसको रात में काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। और जो जानवर या जो पक्षी दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को देख लेते हैं, जैसे लाल, हरा, इस सब को देख लेती है। लेकिन रात में जगने वाले चीज़ को कोई रंग उन्हें नहीं दिखता है, सिर्फ काला और सफ़ेद। एक बहुत इम्पोर्टेंट, पक्षी या कुछ जानवर हम लोगों से 4 गुना अधिक देखती है। अगर हम लोगों की दूरी 2 मीटर की दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं तो पक्षी 8 मीटर की दूरी को वो आराम से देख पाती है। हम लोगों से देखने की क्षमता 4 गुना अधिक होती है। एक और इम्पोर्टेंट, अलग अलग खतरों के लिए पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर कोई खतरा आ रहा है उसके पास तो उसके लिए अलग आवाज़, कोई पैदल जा रहा है, ज़मीन पर चल के जा रहा है तो उसके लिए वो अलग आवाज़ निकालती है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, आपको बहुत ही लाभ होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और महेश यादव, हकीम भाई, आसिफ भाई, खुशतर भाई, इस सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया कि आप जो बोलते हैं तो उससे ब्लैक बोर्ड ढक जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड भी दिखे और मेरा चेहरा भी दिखे। तो आज का तो यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।